I'm Rafiq Khan. I'm MLA from Rajasthan and Chairman for Minority Commission. Constituency. Actually, my constituency is in Adarsh Nagar, which is in Jaipur only. And I won this constituency after a long time. There was BJP state president was ruling. He was the MLA from there. और काफ़ी सालों से वहाँ ऐसी जगह थी जहाँ काम नहीं हुआ और लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी। उस एक्सपेक्टेशन के साथ में उन्होंने मेरे को चूज़ किया और होपफुली मैं जो कमिटमेंट हमने किए तो उन सब को पूरा करने की कोशिश की हमने इन 4-4.5 सालों में। I think you are not asking for anything related to this event. So I'll tell you the challenges also. And okay. In my constituency, there was few challenges. कुछ चैलेंज वहाँ ऐसे थे, पिछले बहुत से सालों से हमारा एमएलए नहीं जीता था वहाँ से और फॉर्चुनेटली मैं जीता वहाँ से। लेकिन आप सोच सकते हो कि जयपुर जैसे शहर में जो प्रदेश की कैपिटल है और एक बड़ा शहर कहा जाता है, जिस शहर को स्मार्ट सिटी की संज्ञा दी गई, उस शहर के अंदर 1 लाख से ज़्यादा लोगों के पास में अगर पानी नहीं पहुंचता हो तो इससे बड़ा चैलेंज और कुछ नहीं हो सकता। पीने का पानी अवेलेबल नहीं था 1 लाख से ज़्यादा लोगों के पास में। स्लम्स का बहुत बड़ा एरिया है और डेवलपिंग एरिया बहुत सारा है जहाँ रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। पिछले 30-40 सालों में इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब मैं इलेक्शन लड़ने जाता था तो लोग पानी भरने के लिए सड़क पे जाते, टैंकर सप्लाई होते या जो गवर्नमेंट लाइन 1-2 जगह होती वहाँ लाइन लगा के जरीकेन से या मटकों से इनसे भरते, वहाँ आपस में उनमें लड़ाई झगड़े होते। और एक दिन की तो बात, ये बहुत शर्मनाक वाक़या है कि मैं गया चुनाव लड़ने और एक घर में गया तो एक लेडी ने कहा कि पानी नहीं है, पानी दिलाना, हम दे देंगे वोट आपको। तो उस लेडी ने यह भी कहा कि मैं आज मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए पानी भरने जा नहीं पाई। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं मटका भर के ऊपर तक ले आती, तो मैंने आज अपने नेबर से मटका उधार मांगा है, कल भर के वापस दूंगी। ऐसी स्थितियां थी, ऐसे चैलेंजेस थे। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने इस सारे काम को प्रायोरिटी पे लिया और आज हम जो अनटैप्ड एरिया थे जिसमें टैप वाटर सप्लाई नहीं थी, ऐसे 1.5 लाख के लगभग लोगों को हमने नए कनेक्शंस दिए हैं, पानी की फैसिलिटी दी है। जिन कच्ची बस्तियों में, स्लम्स में, जो टीलों पे, पहाड़ों पे बसी हुई थी, जहां पानी नीचे से भर के ऊपर ले जाना पड़ता था, आज वहाँ स्थिति ये है कि वहाँ 2 मंजिल बना के भी कोई रह रहा है ऊंचाई के ऊपर, तो भी उसको पानी की सप्लाई पूरी मिल रही है। तो ऐसी चैलेंजेस को हमने पूरा करने की कोशिश की इन 4.5 सालों में। कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी रॉ कॉन्स्टिट्यूंसी थी। जब हम किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। जहाँ अनडेवलप्ड एरिया है, कच्ची बस्ती है, स्लम्स है और जो बिल्कुल निम्न वर्ग है, वहाँ पर हमें बेसिक फैसिलिटी की और ध्यान देना पड़ता है कि हम क्या फैसिलिटी दे सकते हैं। पानी अवेलेबल है या नहीं, पानी की सप्लाई मिले नहीं मिले, बिजली मिल रही है नहीं मिल रही है, वहाँ आने जाने के रास्ते हैं या नहीं है, इन सब बातों को ध्यान में रख कर के हमने काम किया। और मैंने कोशिश करी कि वहाँ न केवल बिजली मिले, पानी मिले, रोड लाइट मिले, सड़क बने, इन सब को एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमने डेवलप किया। इससे बड़ा एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको पानी का दिया, एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पिछले 70 सालों में, मेरे से पहले जब दूसरे विधायक थे वहाँ, तब तक वहाँ 8 हेल्थ सेंटर्स थे। हेल्थ सेंटर्स मीन्स डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल मिला के 8 ऐसी जगह थी जहाँ पेशेंट्स डॉक्टर को दिखा सकता था, अपना इलाज करा सकता था। मैंने 4.5 साल में 9 और खोल दिए। 70 साल में थे 8, 4.5 साल में मैंने खोले 9 और आज वहाँ 5,000 के लगभग पेशेंट रोज़ फ्री इलाज करा के जाते हैं, फ्री दवाई लेके जाते हैं। स्कूल्स की बात है,
एजुकेशन सिस्टम की बात है, हमने नया एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया। तो मैं अगर खाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा तो बहुत लंबा एरिया हो जाएगा। हमने स्कूल्स डेवलप किए, कॉलेजेस डेवलप किए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, गवर्नमेंट पेड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले, जहां आज सब बच्चा, गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा या रिक्शा चालक का बच्चा, वो ये चाहता है, गरीब आदमी भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। विडम्बना ये थी कि एक आदमी जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो स्लम्स में रहता है, उसकी तनख्वाह जो महीने में मिलती है वो 15 से 20 हज़ार रुपये के अंदर अंदर तनख्वाह मिलती है उसको। उसमें उसके 2-3 हज़ार रुपये बच्चे की एजुकेशन में खर्च हो जाते थे। 2-3 हज़ार रुपये उसमें घर में कोई न कोई आदमी ऐसा रहता था जिसकी दवाइयाँ वगैरह आ जाती, तो 2-3 हज़ार रुपये उसमें खर्च हो जाते और 2-3 हज़ार रुपये उनके बिजली पानी में खर्च हो जाते। मुख्यमंत्री ने ये सोचा कि भाई ऐसे लोग जो गाँव में रहते हैं या जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं या गाँव में रहने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो इन लोगों को किचन के लिए पैसा नहीं बचता है। जब 15 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा इन चीज़ों में कर देगा तो उसकी किचन का साइज़ छोटा हो जाएगा, उसका ग्रॉसरी का सामान खरीदने का साइज़ छोटा हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने ये कोशिश की कि वेलफेयर स्कीम लॉन्च करें। उस परिवार में जो बुज़ुर्ग आदमी है जिसकी दवाई आती है उसको दवाई फ्री मिले, उसका इलाज फ्री हो, प्लस उसको अगर वो 60 साल से ऊपर है और 2 आदमी हैं तो उसको 1000 रुपये पेंशन मिले। तो इंस्टेड ऑफ कि उसको खर्च करना पड़े, उसको 2000 रुपये उसके हाथ में आने शुरू हुए। ये सोशल वेलफेयर की स्कीम हमने लॉन्च की। मेडिकल फैसिलिटी की हमने स्कीम लॉन्च की। ऐसी स्कीम लॉन्च की हमने एक चिरंजीवी योजना के नाम से, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश और दुनिया का रोल मॉडल बनी। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है बाहर का, मैं काफ़ी गया हूँ आउट ऑफ इंडिया भी। 850 रुपये के प्रीमियम पे हमने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की जिसमें 25 लाख रुपए तक की बीमारी का इलाज इंसान न केवल सरकारी अस्पताल बल्कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल में भी जाके करा सकता है। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर किसी का आदमी कोई गंभीर बीमारी का शिकार हो गया, हार्ट अटैक हो गया या कैंसर हो गया या किडनी में प्रॉब्लम हो गई, तो उसको ये सोचना पड़ता, जो फैमिली का जो मेन कमाने वाला आदमी था, उसको ये सोचना पड़ता कि अब मैं इसका इलाज कैसे कराऊं। चाहे वो ज़मीन बेचता, चाहे जायदाद बेचता। हमारा कल्चर ऐसा है कि सास, वैसे तो बहू और सास में लड़ाई हो जाएगी, लेकिन अगर सास की तबीयत ख़राब हो गई तो वही बहू अपने जेवर निकाल के दे देती है कि इसका इलाज कराओ। ऐसे संस्कार के साथ हम लोगों ने अपना जीवन बिताया यहाँ। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो लोग कैसे इलाज कराएं? मुख्यमंत्री ने स्कीम लॉन्च की कि जो बीपीएल परिवार है या 850 रुपये के प्रीमियम पे 25 लाख रुपए तक के इलाज के लिए उनको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं। अब आज स्थिति ये है कि न तो उस आदमी को जिसके घर में कोई सीवियर बीमारी से ग्रसित हो गया तो उसको इलाज कराने के लिए या तो वो ज़मीन बेचे या जायदाद बेचे या मकान बेचे या दुकान बेचे या जेवर बेचे, ऐसी स्थितियाँ थी। आज स्थिति ये है कि उस चिरंजीवी योजना के बल पर आम आदमी को ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, खाली हाथ हॉस्पिटल जाए और 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करा के आ जाता है। ऐसी स्कीम हमने लॉन्च की। तो हेल्थ केयर की बहुत अच्छी स्कीम्स की, सोशल सिक्योरिटी की बहुत अच्छी स्कीम लॉन्च की, और जो हम पेंशन दे रहे हैं, तो जो आदमी की जेब से पैसा जाता था उसकी बजाय अब उसको कुछ न कुछ मिलने लगा है। 5-6 हज़ार रुपये की उसकी मंथली सेविंग होने लगी है। बिजली का बिल हमने 2000 यूनिट माफ़ कर दिया किसान का, 100 यूनिट हमने घर के माफ़ कर दिए। तो ये ऐसे नहीं है कि ये फ्री बीज दी जा रही है, ऐसे है कि उस आदमी को जिसको वाकई ज़रूरत है और जो हमेशा कर्ज के तो बोझ तले दबा रहता है और हर बार कुछ न कुछ काम के लिए उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है, उन सबको एक संबल देने का काम राजस्थान सरकार ने किया है। तो हमने कोशिश ये की कि सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। गुड, दिस मस्ट बी द फर्स्ट क्वेश्चन। ये आज के समय में जब पूरे देश के अंदर ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी ख़त्म होती जा रही है, जिस पार्टी को हम वोट देते हैं और पता ये लगता है कि सरकार कोई और बना रहा है,
मैं ऐसे इंसिडेंट का गवाह हूँ जब जीते हुए एमएलएस को बाड़ेबंदी में रखा जाता है, होटलों में रखा जाता है। किससे प्रोटेक्ट किया जा रहा है? कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस सिस्टम को ख़राब कर रही है? इलेक्टेड पॉलिटिशियंस को, उस पार्टी को जिस पार्टी से वो इलेक्ट हुए हैं, उनको बचाने के लिए किसी एक दूसरी जगह किसी बाड़ेबंदी में रखा जाता है, जैसा कर्नाटक में हुआ, जैसा गुजरात में हुआ, जैसा यहाँ महाराष्ट्र में हुआ, या जैसा मध्य प्रदेश में हुआ। ऐसे इंसिडेंट हैं जब एमएलएस को आपको प्रोटेक्शन देने के लिए दूसरी जगह सिक्योरिटी के अंदर रखा जा रहा है। क्या रीज़न है? इसका मतलब ये है कि हम जिसको वोट कर रहे हैं उस आदमी को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, गवर्नमेंट फोर्सेस से डराया जा रहा है। किसी को ये डर लगता है कि कल मेरे घर पे ईडी आ जाएगी, किसी को डर लगता है कल मेरे घर पे इनकम टैक्स आ जाएगा, किसी को लालच दे दिया जाता है कि आप इधर आ जाओगे तो हम ऐसे कर देंगे, आपको यहाँ मंत्री बना देंगे या यहाँ फाइनेंशियल हेल्प कर देंगे। सिस्टम करप्ट हो रहा है। तो ये सिस्टम की बात नहीं है, ये बात है फाइनल गोल जब ये जाता है इस पर तो वो डेमोक्रेसी पे जाता है। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है। ऐसे इवेंट्स, जो इवेंट यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, कम्युनल हार्मनी, आप डरा के वोट ले रहे हो किसी को किसी से डराते हो, किसी को किसी से डराते हो। वोट डर से नहीं होना चाहिए, कम्युनल हार्मनी से होना चाहिए, काम से होना चाहिए। मैंने राजस्थान गवर्नमेंट की आपको बात बताई जहाँ से मैं एमएलए हूँ। मैं जब चुनाव लड़ने जाऊँ तो मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरे को वोट दे दो, या मैं हिंदू हूँ तो मेरे को वोट दे दो। मैं ये बोलूँ कि मैंने 4.5 साल में ये काम किया है, ये मेरी परफॉर्मेंस है। अगर मेरे साथी दूसरी पार्टी के लीडर्स ने मेरे से ज़्यादा काम किया तो आप उसको वोट दो, अगर मैंने ज़्यादा किया तो मेरे को वोट दो। तो डेमोक्रेसी देश के अंदर बचेगी, कम्युनल हार्मनी बनेगी। ऐसे इवेंट हैं, ऐसे इंसिडेंट हैं जब आप किसी को डराते हो। कर्नाटक का एग्जाम्पल है, एक बच्ची कॉलेज जाती है माइनॉरिटी कम्युनिटी की, और कुछ बच्चे उसके खिलाफ जाके उसको घेर के और जय श्री राम के नारे लगाते हैं। सुना आपने? नारे, जिस भगवान का नाम लिया जा रहा है उनको तो जितने भी भगवान हुए हैं उसमें उनको मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो, उन्होंने मर्यादा सिखाई, मर्यादा लांघनी नहीं सिखाई उन्होंने। अगर उनके आदर्शों पे चले तो आदमी मर्यादित रहे, और जो इंसिडेंट हुआ है उसमें मर्यादा कहीं से कहीं नहीं दिखती है। खाली पॉलिटिकल पार्टीज़ का ड्रामा है, पॉलिटिकल पार्टीज से इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स का ड्रामा है। मर्यादा, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और पूरी दुनिया के अंदर अगर हम सब भगवानों पे चर्चा करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम का शब्द अगर किसी के लिए यूज किया जाता है तो भगवान श्री राम के लिए किया जाता है। सिस्टम करप्ट किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और पोलराइजेशन क्रिएट करने के लिए ऐसे एटमॉस्फेयर बनाए जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि हम सबको आज के समय ऐसे इवेंट होने चाहिए। ऐसे इवेंट्स के अंदर हमें ये डिस्कशन पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, मुझे खुशी है कि यहाँ सभी पार्टीज़ के एमएलए हैं, पार्टी लाइन से ऊपर उठ के हाउ टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी, कैसे हम कम्युनल हार्मनी एस्टेब्लिश करें देश के अंदर, कैसे डेमोक्रेसी को बचाएं, कैसे सिस्टम का मिसयूज़ बचाएं। एक आदमी जब दूसरी पार्टी में होता है तो उसके खिलाफ 100 एलिगेशन होते हैं, और जैसे ही वो किसी रूलिंग पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके एलिगेशन ख़त्म हो जाते हैं और बरी हो जाता है। सिस्टम का मिसयूज़ कम हो, मिसयूज़ न हो, मीडिया बायस नहीं हो, बायसनेस के साथ डिसीजन नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कॉन्स्पिरेसी नहीं हो। इन सब चीज़ों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है डिस्कशन करने का, और मुझे खुशी है कि ऐसे इवेंट होने चाहिए जिससे डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो, और डिस्कशन डेलिब्रेशन से ही मंथन करने से ही अमृत निकलता है।